हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार गामा करियर क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स की सीरीज़ में हम लोग वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाशिकी को डिस्कस कर रहे हैं और हम लोगों ने पिछली वाली क्लास तक हाइगेंस के नियम को बहुत अच्छे से समझ लिया है और उसकी सहायता से हम लोगों ने परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या भी कंप्लीट कर ली थी। अब हम लोग को आगे एक प्रकाश तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत एक नई घटना के बारे में समझना है जिसको हम लोग बोलते हैं व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस। हम लोग को इसके बारे में समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। और टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड पेपर के लिए, बहुत ज़्यादा पेपर में आपके पूछा जाता है। सब लोग अपनी कॉपी पेन निकाल ले, इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं अच्छे से ताकि आप लोग को इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत ना हो। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत एक घटना है व्यतिकरण। बच्चों तरंग प्रकाशिकी में हम लोग एक बात ये जानते हैं कि प्रकाश को हम लोग एक तरंग मान करके चल रहे हैं, यानी कि प्रकाश को हम लोग एक वेव की तरह क्या कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि प्रकाश क्या है, एक तरंग है। और प्रकाश को तरंग मानते, अगर हम प्रकाश को तरंग मानते हैं तो उसके अंतर्गत एक घटना आती है जिसको हम लोग बोलते हैं, कौन सी घटना, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यतिकरण। क्या बोलते हैं? व्यतिकरण। व्यतिकरण यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। यानी कि जो घटना है, जिस घटना को हम लोग आज पढ़ेंगे वो घटना है व्यतिकरण। वो घटना क्या है? व्यतिकरण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। ठीक, क्या बोलेंगे उस घटना को? इंटरफेरेंस। बच्चों व्यतिकरण की घटना क्या होती है, इसको हम लोग समझने के लिए हम लोग को उससे पहले एक बात समझनी पड़ेगी। इंटरफेरेंस किस चीज़ के कारण होता है। बच्चों इंटरफेरेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि सुपरपोजिशन क्या होता है। यानी कि एक आपका नियम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो हम लोग को पहले अध्यारोपण का सिद्धांत समझना पड़ेगा, क्योंकि अध्यारोपण वो सिद्धांत समझने के बाद ही हम लोग इस व्यतिकरण नामक टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। बच्चों अगर हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन। तो पहले हम लोग सुपरपोजिशन को समझेंगे और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, व्यतिकरण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो जो ध्यान समझना जरा, जैसे मान लीजिए मैं आपसे अगर ये कहूँ कि क्योंकि हम लोग व्यतिकरण में क्या मान के चल रहे हैं कि प्रकाश क्या है, एक तरंग, यानी कि प्रकाश को हम लोग तरंग की तरह देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ कि अगर मान लीजिए कोई तरंग यहाँ से निकलती है, कोई दो प्रकाश की तरंगें हैं। जो पहली प्रकाश तरंग है वो कुछ इस तरह से है, ये आपकी पहली प्रकाश तरंग है। और जो आपकी दूसरी प्रकाश तरंग है वो भी इस तरह से आपतित हो रही है, मतलब कि इस तरह से क्या हो रही है, माध्यम में चल रही है, इस तरह से माध्यम में चल रही है। इन दोनों तरंगों में अंतर क्या है? इन दोनों तरंगों में बच्चों अंतर ये है कि इनके जो आयाम है, इनके जो आयाम है, क्या है आयाम, वो कैसे हैं? भिन्न भिन्न है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अलग अलग है। कैसे हैं आयाम? इनके आयाम कैसे हैं? अलग अलग हैं, अलग अलग है। और इनकी जो आवृत्ति है, इनकी जो आवृत्ति है वो कैसी है? वो समान है। वो कैसी है? समान है। यानी कि दो प्रकाश तरंगे हैं जो जिनकी आवृत्ति क्या है? समान है, लेकिन इनके आयाम क्या है? अलग अलग है। कैसे? जैसे मान लो मैं बात करूँ, जो ये ऊपर वाली तरंग है, जो पहली तरंग मानी है, इसका आयाम कितना है? मान लीजिए A1, इसका आयाम कितना है? A1। आयाम को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, इसलिए उसको मैंने A से दिखाया है। इसका आयाम है A1
और जो नीचे जो दूसरी तरंग है, जो नीचे वाली तरंग है, इसका आयाम क्या है a2। तो नीचे वाले का क्या है a2, तो ऊपर वाले का आयाम कितना है a1, नीचे वाले का आयाम कितना है a2। अब जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि ये दो प्रकाश तरंगें हैं जो एक ही दिशा में चल रही हैं, इनकी दिशाएं कैसी हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं। अब हम सभी लोग जानते हैं कि ये ऊपर वाली वैल्यू किस में होगी, पॉजिटिव में, और नीचे वाली वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव में। ऊपर वाली वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव, नीचे वाली वैल्यू कैसी होती है, निगेटिव। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका जो आयाम है वो कैसा होगा, प्लस का a1, कैसा होगा, प्लस का a1 और प्लस का a2, और नीचे क्या होगा, माइनस का a1 और माइनस का a2। यानी इसकी अगर बात करें तो ये हो जाएगा अंदर वाला माइनस का a2 और बाहर वाला क्या हो जाएगा, माइनस का a1। तो ये हो जाएंगे आयाम a1 a2, नीचे माइनस के, ऊपर किसके होंगे, प्लस के। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक बात देखें कि जब दो तरंगें चल रही हैं माध्यम में जिनकी आवृत्ति कैसी है, समान है। आवृत्ति क्या होती है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, आवृत्ति है। ये दोनों कैसी है, समान है। जो पहली वाली तरंग है उसकी आवृत्ति भी समान है और दूसरी वाली जो तरंग है उसकी आवृत्ति भी समान है, यानी कि इन दोनों तरंगों की आवृत्ति कैसी है, समान है। तो जब दो तरंगें चलती है माध्यम में जिनकी आवृत्ति कैसी होती है, समान, लेकिन इनके आयाम कैसे होते हैं, अलग अलग। जैसे इसका आयाम, ये आयाम ज़्यादा बड़ा है तो इसका आयाम है a1, और इसका नीचे वाले का आयाम छोटा है इसलिए इसका आयाम क्या है, a2 है। तो इसका ऊपर वाली का आयाम a1, नीचे वाले का आयाम क्या है, a2 है। तो होगा क्या कि पहली वाली तरंग का जो पहला वाला आयाम है वो दूसरे से जुड़ेगा, यानी कि दोनों के प्लस प्लस जुड़ेंगे, और यहाँ पर देखो तो दोनों के माइनस जुड़ेंगे, यानी कि पहले वाले का आयाम a1 और दूसरी तरंग का आयाम a2, दोनों के प्लस प्लस जुड़ जाएंगे और नीचे भी दोनों के क्या जुड़ेंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे। इसका मतलब कि हम ये कह सकते, जैसे मैं मान लूँ, जैसे मैं ये मान के चलूँ कि a1 का मान कितना है, जैसे मैं ये मान के चलता हूँ अगर कि a1 की वैल्यू है 10 और a2 की वैल्यू है 2। a1 की वैल्यू कितनी है, 10, और a2 की वैल्यू कितनी है, 2। तो या फिर ये मान चलो a1 कितना है, 8, और a2 कितना है, 2। तो देखो जरा, ये दो तरंगे हैं जो एक, जिनकी आयाम कैसे हैं, अलग अलग, लेकिन आवृत्ति कैसी है, समान, और एक ही दिशा में चल रही है। तो अगर मैं इनकी परिणामी तीव्रता बनाऊं, अगर मैं इनकी क्या बनाऊं, जो परिणामी तरंग हमको मिलेगी, इन दोनों को मिलने के बाद जो हमको परिणामी तरंग मिलेगी वो कैसी होगी, वो कैसी होगी। तो इनके मिलने के बाद जो परिणामी तरंग मिलेगी, अगर मैं उसको खींचूं तो मुझे पता चलेगा कि वो तरंग होगी, भाई इसका आयाम कितना था, 8, और इसका आयाम कितना था, 2, और दोनों पॉजिटिव थे तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो जो नई तरंग मिलेगी, जो इनके अध्यारोपण के बाद, इनके मिलने के बाद, देखो अध्यारोपण का मतलब क्या होता है, मिलना, दो तरंगों का मिलना। तो इनके मिलने के बाद जो नई तरंग बनेगी उसका आयाम कितना होगा, तो इसका प्लस का 8, इसका प्लस का 2, यानी कितना हो जाएगा, प्लस का 10। यानी उस तरंग का आयाम ज़्यादा बड़ा होगा, उस तरंग का आयाम क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा, और यहाँ पर भी ज़्यादा बड़ा होगा। यानी ये वाला आपकी बार आयाम कितना होगा, ये वाला आयाम कितना होगा, प्लस का 10, और ये वाला आयाम भी कितना होगा, प्लस का, सॉरी माइनस का 10, क्योंकि नीचे दोनों जुड़ेंगे प्लस प्लस, ऊपर जुड़ेंगे तो 8 2 हो जाएगा 10, नीचे क्या जुड़ेगा, -8 और -2 जुड़ेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 10। तो ऊपर वाला आयाम आ जाएगा प्लस का 10, नीचे वाला क्या आ जाएगा, माइनस का 10। इसका मतलब कि जो हमको नई तरंग मिलेगी उसके जो आयाम होगा, उसका जो आयाम होगा वो इनसे क्या होगा, ज़्यादा होगा, इनसे क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि दोनों तरंगों के प्लस प्लस जुड़ गए और इनके माइनस माइनस ऐड हो गए। ठीक, तो ये हो गई प्लस आयाम। तो अब देखो इसकी जो तीव्रता, इसकी जो तुम्हें वो मिला आयाम, वो कितना मिला, 8 और 2 कितना हो गया, 10, और इसका आयाम कितना था, a1, इसका कितना था, a2। तो जो परिणामी आयाम मिलेगा वो कितना होगा, a1 प्लस a2, कितना होगा, a1 प्लस a2। बात समझ में आ रही है। और हम ये कह सकते हैं कि इसका आयाम ज़्यादा होगा, यानी कि इस तरंग की तीव्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि दो तरंगें जब मिली तो जो नई तरंग हमको मिली उसकी तीव्रता क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग ध्यान दें, मान लो दो तरंगें इस प्रकार से हैं, जैसे मान लो एक तरंग ये है, इस तरह से,
मिलती है और एक तरंग मिलती है मान लो इस तरह से, अब इसके आयाम, ये तरंग जो है, जो ऊपर वाली तरंग है, इसके जो आयाम है वो मान लो कितना है 8 प्लस का, तो इसके नीचे वाला कितना होगा ये माइनस का 8, और जो तरंग दूसरी तरंग चल रही है, ये पहली तरंग है दूसरी तरंग है, दूसरी तरंग का आयाम कितना है मान लो यहाँ पर प्लस का 2, सॉरी ये माइनस का 2 होगा, और यहाँ पर क्या होगा इसका आयाम प्लस का 2। बात समझ में आ रही है? तो अगर मान लो कोई तरंग इस प्रकार चल रही है तो देखो अब की बार इसका प्लस और इसका माइनस जुड़ेगा, इसका प्लस इसका माइनस और इसका प्लस इसका माइनस, तो अब की बार दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करने पर जो हमको तीव्रता मिलेगी वो कितनी मिलेगी, देखो इसका प्लस 8 और इसका माइनस 2 क्या हो जाएगा प्लस का 6, तो अब की बात तीव्रता मिलेगी हमको कितनी प्लस का 6, तीव्रता कितनी मिलेगी प्लस का 6, तो 6 अब की बार यहाँ मिलेगी इस प्रकार से, और अब की बार तीव्रता कितनी हो जाएगी प्लस का 6, और नीचे क्या हो जाएगी -8 और प्लस 2 कितना हो जाएगा -6, तो नीचे क्या हो जाएगा ये आपका, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6, और ऊपर क्या हो जाएगा +6, तो ऊपर हो गया +6 और नीचे क्या हो गया -6। तो जो हमको तीव्रता मिली वो +6 मिली और क्या मिली -6 मिली। अब आप लोग एक बात यहाँ पर समझो कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि देखो यहाँ पर दोनों के आयाम कैसे थे, इसका भी पॉजिटिव था, ये भी प्लस था, दोनों ऐड हो गए, यानी हमने दोनों को चिन्ह के साथ ऐड किया, दोनों प्लस के थे दोनों प्लस के हो गए। यहाँ दोनों माइनस के होंगे इसलिए -8 और -2 नीचे, -8 बाहर वाले का और अंदर वाले का -2, तो कितना हो जाएगा टोटल -10। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक तरंग थी ऊपर की तरफ वो प्लस का 8, और अब की बार जब ये ऊपर तो तब ये नीचे थी, तो ये प्लस का 8 और ये माइनस, तो कितना बचा प्लस का 6, तो ऊपर चला गया प्लस का 6, और फिर नीचे -8 ऊपर प्लस का 2 तो -6, अब की बार नीचे आ गया तो ये आ गया -6। इसका मतलब ये हुआ कि अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि जब दो तरंगे माध्यम में चलती हैं, और तरंगे कैसी, जिनके आयाम अलग अलग होंगे लेकिन आवृत्ति कैसी होगी, समान होगी, तो जब माध्यम में कोई दो तरंगे चलती हैं जिनकी आवृत्ति कैसी होती है, समान होती है, ठीक, और वो एक ही दिशा में चलती हैं, तो जो परिणामी तरंग का जो हमको विस्थापन मिलेगा, यानी इसको बोलते हैं विस्थापन y, इसको क्या बोलेंगे, ये ऊपर वाले का क्या होगा y1 और नीचे वाले का क्या होगा y2, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी ऊपर वाले का y1 और नीचे वाले का y2, y1 y2 है क्या विस्थापन, और जो परिणामी तरंग मिलती है उसका विस्थापन क्या है y। तो जब दो तरंगे माध्यम में चलेंगी जिनकी आवृत्ति लगभग समान होगी और वो एक ही दिशा में चल रही होंगी, तो जो परिणामी तरंग का जो हमको विस्थापन मिलेगा वो किसके बराबर होगा, दोनों तरंगों के विस्थापन के योग के बराबर होगा। और कैसा योग होगा, ये योग होगा सदिश योग होगा। कैसा योग होगा, सदिश योग, यानी कि उसका हमें वेक्टर जोड़ करना है। वेक्टर सदिश योग का मतलब क्या होता है, चिन्ह के साथ, विथ चिन्ह, यानी कि हमको चिन्ह के साथ उनको ऐड करना है। ये होता है अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या कहता है कि अगर किसी माध्यम में दो तरंगे चल रही हैं जिनके आयाम अलग अलग होंगे लेकिन उनकी आवृत्ति कैसी होगी, समान, तो जब हम लोग उनसे एक नई तीव्रता, तो उनके अध्यारोपण के पश्चात, तो उनके मिलने के पश्चात जो नई तरंग मिलेगी, जैसे ये दो तरंगे थी, एक ऊपर से एक नीचे से जा रही थी, तो इनके अध्यारोपण से जो हमको नई तरंग मिली, ये तरंग कौन सी तरंग है, ये तरंग है परिणामी तरंग। ये कौन सी तरंग है, परिणामी तरंग है। कौन सी तरंग है, परिणामी तरंग। और ये तरंग भी कौन सी है, परिणामी तरंग है। कौन सी है, परिणामी तरंग है। तो ये दो तरंगे कैसी हैं, परिणामी तरंग है। तो जब माध्यम में कोई दो तरंगे चल रही थी, तो उनके अध्यारोपण के बाद जो हमको नई तरंग मिलती है, उसका जो विस्थापन होगा वो उन दोनों तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि उस परिणामी तरंग का जो विस्थापन होगा वो उन दोनों तरंगों के
विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश मतलब होता है क्या कि हम उन दोनों को चिन्ह के साथ देख रहे हैं। जैसे कि इसका विस्थापन था ऊपर की तरफ प्लस का 8 और इसका विस्थापन था नीचे की तरफ माइनस का 2, तो कितना बचा प्लस का 8 माइनस 2 कितना बचा प्लस का 6। तो जो नई तरंग हमको मिलेगी उसका विस्थापन प्लस का 6 होगा, तो ये ऊपर प्लस का 6 चला गया। फिर यहाँ पर देखो इसका विस्थापन था माइनस का 8 दूसरी वाली तरंग का, सॉरी पहली वाली का, और दूसरी वाली कितना था विस्थापन ऊपर की तरफ प्लस का 2, तो माइनस 8 प्लस का 2 कितना बचा माइनस का 6, तो इसका विस्थापन कहाँ हो गया माइनस का 6। तो दो तरंगों के अध्यारोपण के पश्चात जो नई तरंग बनेगी उसका जो विस्थापन होगा वो ध्यान रखना कि वो इन दोनों तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा, क्योंकि हम दोनों के चिन्ह के साथ दोनों को ऐड करके देखेंगे। बात समझ में आ रही है। उसी प्रकार यहाँ भी देखो ये दो तरंगें चल रही थी, इनके अध्यारोपण के पश्चात जो नई तरंग मिली है उसका विस्थापन कैसे आ गया, इन दोनों का सम किया y1 प्लस y2, इसका विस्थापन कितना था 8, इसका विस्थापन कितना था 2, और दोनों प्लस के थे इसलिए 8 2 कितना हो गया 10, तो ऊपर कितना आ गया प्लस का 10। यहाँ पर देखो इसका विस्थापन माइनस का 2, इसका विस्थापन माइनस का 8, दोनों ऐड हुए माइनस 2 माइनस 8 कितना हो गया माइनस का 10। दोनों के माइनस चिन्ह हमें लेने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये नियम कहता है कि उन दोनों का कैसा योग लेना है सदिश योग लेना है, मतलब कि उन दोनों को हमें चिन्ह के साथ देखना है। तो माइनस 2 माइनस 8 कितना हो गया माइनस का 10, तो जो परिणामी तीव्रता मिलेगी उसका आयाम कितना हो जाएगा या उसका विस्थापन कितना हो जाएगा प्लस 10 और माइनस 10। बात क्लियर हो रही है। तो सभी लोग को ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी माध्यम में कोई दो तरंगें चलती हैं जिनकी आवृत्ति समान होती है और उनके आयाम कैसे होते हैं अलग अलग होते हैं, तो उनके अध्यारोपण के पश्चात यानी कि उनके मिलने के पश्चात जो नई तरंग बनेगी उसका जो विस्थापन होगा वो उन दोनों तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। वो उन दोनों तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। प्लस का 8 माइनस 2 तो प्लस का 6 और प्लस 2 माइनस 8 तो माइनस का 6, यानी कि जो नई तरंग बनेगी उसका विस्थापन उन दो तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। समझ में आ गई बात। अब जो ये अध्यारोपण का सिद्धांत है वो सिद्धांत ये कहता है कि जैसे मान लो अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहाँ पर जो परिणामी तरंग की तीव्रता मिली है वो कैसी है अधिकतम, वो कैसी है अधिकतम, मतलब कि जिसका आयाम ज़्यादा होता है उसकी तीव्रता ज़्यादा होती है। जिस तरंग का आयाम जितना बड़ा होगा उसकी तीव्रता क्या होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि जहाँ पर परिणामी आयाम सबसे ज़्यादा होता है यानी कि परिणामी जो आयाम होगा वो सबसे ज़्यादा होगा यानी कि मैक्सिमम होगा, वो किसकी घटना बन जाती है, वो घटना बन जाती है बच्चों समपोषी व्यतिकरण। किसकी बन जाती है समपोषी व्यतिकरण यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बन जाती है। यानी जहाँ पर हम ये कहेंगे कि हमको तरंग का आयाम सबसे ज़्यादा मिलता है मैक्सिमम मिलता है, वहाँ पर कौन सा व्यतिकरण होता है, वहाँ पर होता है समपोषी व्यतिकरण। वहाँ पर क्या होता है समपोषी व्यतिकरण होता है। और जहाँ पर तीव्रता न्यूनतम मिलती है, देखो यहाँ पर तीव्रता कितनी मिल रही है प्लस का 10 और माइनस 10, यानी कि यहाँ पर आयाम कितना है 10 और यहाँ पर आयाम कितना है इसका 6। तो जहाँ पर हमको आयाम मैक्सिमम मिलता है या फिर हम ये बोलें कि जहाँ पर तीव्रता मैक्सिमम मिलती है वहाँ पर कौन सा व्यतिकरण होता है समपोषी व्यतिकरण। और जहाँ पर हमको परिणामी तरंग का आयाम कम मिलता है मिनिमम मिलता है वहाँ पर कौन सा व्यतिकरण होता है, वहाँ पर व्यतिकरण होता है विनाशी व्यतिकरण। कौन सा व्यतिकरण होता है विनाशी व्यतिकरण। तो वहाँ पर कौन सा व्यतिकरण होगा, वहाँ पर होगा विनाशी व्यतिकरण, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बात समझ में आ रही है। तो मैंने क्या बताया कि जहाँ पर हम लोग को परिणामी तरंग की तीव्रता मैक्सिमम मिलती है यानी कि जैसे 10 मिल रही है यहाँ पर, तो वो क्या होगा समपोषी व्यतिकरण यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहाँ पर हम लोग को परिणामी तरंग का जो आयाम होता है या परिणामी तरंग की जो तीव्रता होती है वो कम मिलती है यानी कि बोले मिनिमम मिलती है, तो वहाँ पर क्या होता है विनाशी व्यतिकरण होता है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि इस परिणामी तरंग का जो आयाम है जहाँ पर हमको अधिकतम मिलेगा वो समपोषी व्यतिकरण होगा और जहाँ पर आयाम कम मिलेगा मतलब सबसे मिनिमम मिलेगा
जाएगा, वहां पर कौन सा व्यतिकरण होता है, वहां पर बच्चों विनाशी व्यतिकरण होता है। कौन सा व्यतिकरण होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है। तो आप सभी लोग को बात समझ में आ गई। और जो ये पूरी घटना कहलाती है, क्या कहलाती है, पूरी घटना व्यतिकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है। तो अब हमने समझ लिया कि व्यतिकरण क्या होता है। व्यतिकरण क्या होता है, जब किसी माध्यम में दो तरंगें चलती हैं जिनकी आवृत्ति समान होगी लेकिन आयाम कैसे होंगे, अलग अलग, तो उनके अध्यारोपण के पश्चात यानी कि उनके मिलने के बाद जो हमको परिणामी तरंगें मिलेंगी उनकी तीव्रता या उनका जो आयाम होगा वो जहाँ जहाँ मैक्सिमम होगा, जहाँ कहाँ हो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बस यहाँ क्या है, देखो मैक्सिमम है, तो वहाँ पर कौन सा व्यतिकरण होगा, संपोषी व्यतिकरण। और जहाँ पर परिणामी तरंग, ये तरंगें कौन सी हैं, परिणामी तरंग, दोनों के मिलने के बाद जो तरंग बनी वो कौन सी तरंग होती है, परिणामी तरंग। और जहाँ पर परिणामी तरंग का आयाम यानी कि तीव्रता क्या होगी, कम होगी, सबसे न्यूनतम होगी, मिनिमम होगी, वहां पर कौन सा व्यतिकरण होगा, वहां पर बच्चों विनाशी व्यतिकरण होगा। ठीक है। और ये जो पूरी घटना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इस पूरी घटना को बोला जाता है। ठीक है, सही बच्चों को इतना क्लियर हो गया है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। और अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, सुपरपोजिशन लॉ क्या कहता है कि जो दो तरंगें होंगी उनसे जो परिणामी तरंग बनेगी उसका जो विस्थापन होगा वो उन दोनों तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होगा। सदिश योग का मतलब क्या होता है कि हमें दोनों के चिन्ह के साथ देखना है। इसका विस्थापन +8 था, इसका विस्थापन -2 था, दोनों ने कैंसिल किया, कितना आया, +6। तो जो परिणामी तरंग आ गई उसका आयाम कितना हो गया, +6। उसी प्रकार यहाँ -8, यहाँ +2, दोनों ने कैंसिल किया, कितना आयाम मिल गया टोटल, -6, नीचे ला गया -6। तो बात समझ में आ रही है। तो दोनों का हमको सदिश योग करना पड़ेगा। ये क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत। और ये घटना क्या कहलाती है, पूरा व्यतिकरण घटना कहलाती है। अब हम लोग क्या करेंगे कि व्यतिकरण के फॉर्मूले को प्रूव करेंगे और फॉर्मूले से हम लोग बहुत आगे विनाशी व्यतिकरण और संपोषी व्यतिकरण के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अभी आप लोगों ने समझा कि व्यतिकरण की घटना क्या होती है कि जब किसी माध्यम में दो तरंगें चलेंगी जिनकी आवृत्ति कैसी होगी, समान, लेकिन उनके आयाम कैसे होंगे, अलग अलग। अब उनके अध्यारोपण के पश्चात यानी कि उनके मिलने के पश्चात जो नई तरंग बनती है उसका जो आयाम होगा वो जहां मैक्सिमम होगा, यानी कि हम ये बोले कि जहां पर उसका आयाम सबसे ज़्यादा होगा या जहां पर उस तरंग की तीव्रता सबसे ज़्यादा होगी वहां पर हमको मिलता है संपोषी व्यतिकरण। और जहां पर तीव्रता सबसे कम होती है यानी कि जहां पर आयाम सबसे कम हो जाता है वहां पर कौन सा व्यतिकरण होता है, विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और विनाशी व्यतिकरण को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम लोग पहले व्यतिकरण के इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे और फिर हम लोग उससे संपोषी और विनाशी को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बच्चों ध्यान समझना, अभी मैंने आपसे बताया कि दो तरंगें माध्यम में चलती हैं, ठीक है। हमने माना कि जो पहली तरंग है उसका समीकरण कितना है, उसका समीकरण है y1 = a1 sin ω t। ये कौन सी तरंग है, ये हमने पहली तरंग मान ली। और जो दूसरी तरंग है वो इसका समीकरण क्या मान रहे हैं, y2 = a2 sin ω t+5। तो पहली तरंग क्या है, माध्यम में चल रही है, जिसका समीकरण कितना है, y1 = a1 sin ω t। और जो दूसरी तरंग माध्यम में चल रही है उसका समीकरण कितना है, विस्थापन समीकरण y2 = a2 sin ω t+5। अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि ये ओमेगा टी जो है, ये ओमेगा टी क्या है, इसकी कला है। ओमेगा टी क्या है, इस पहली तरंग की कला है। और जो ये ओमेगा टी प्लस फाई है, जो ये ओमेगा टी प्लस फाई है, ये किसकी कला है, ये दूसरी तरंग की क्या है, कला है। अब जरा एक बात समझना, इसकी कला कितनी है, ओमेगा टी, और इसकी कला कितनी है, ओमेगा टी प्लस फाई। यानी कि ओमेगा टी इसके पास भी है, ओमेगा टी इसके पास भी है, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा क्या है, फाई। यानी कि दोनों की कला में अंतर सिर्फ कितने का है, फाई का। यानी कि यहाँ पर जो फाई है, यहाँ पर जो फाई है वो क्या है, वो दोनों तरंगों के बीच का कलांतर है। वो क्या है, दोनों तरंगों के बीच का कलांतर है। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो दोनों तरंगों के बीच का फेस डिफरेंस है। क्या है, फेस डिफरेंस यानी कि कलांतर है। ठीक, तो पहली तरंग का समीकरण क्या है, y1 = a1 sin ω t
और जो दूसरी वाली तरंग है उसका विस्थापन समीकरण क्या है, y2 इक्वल a2 साइन ओमेगा t। अब दो तरंगें ये दोनों मिलती हैं, हम लोग जानते हैं जब दो तरंगें माध्यम में चलेंगी, जब ये आपस में मिलेंगी तो वो सिद्धांत कौन सा होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी कि हम लोग जानते हैं कि जो अध्यारोपण का सिद्धांत होता है, किसका सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो जो अध्यारोपण का सिद्धांत होता है वो ये कहता है कि जब ये दो तरंगें आपस में अध्यारोपित होंगी तो जो नई तरंग की तीव्रता होगी y, वो बराबर होगी किसके, इन दोनों तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होती है। इन दोनों तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के क्या होती है, बराबर होती है। तो हमें इन दोनों का योग करना है, दोनों को ऐड करना है। चलिए इसको ऐड करते हैं। ऐड करने पर क्या होगा, y इक्वल क्या हो जाएगा, y1 का मान रखेंगे और किसका मान रखेंगे, y2 का मान रखेंगे। तो y इक्वल y1 कितना हो जाएगा, y इक्वल y1 कितना हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा t, और y2 कितना हो जाएगा, a2 साइन ओमेगा t प्लस 5। तो y1 हो गया a1 साइन ओमेगा t और y2 कितना हो गया, a2 साइन ब्रैकेट में ओमेगा t प्लस 5। अब हम सभी लोग जानते हैं यहाँ पर कि ये हो जाएगा y इक्वल a1 साइन ओमेगा t प्लस a2। बच्चों ये फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन a प्लस बी का, किसका फॉर्मूला है, साइन a प्लस बी का। और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। मैं लिख देता हूँ इसको, फॉर्मूला होता है साइन a यानी कि साइन ओमेगा t, कॉस b मतलब कॉस फाई, प्लस कॉस a मतलब कॉस ओमेगा t, और साइन b यानी कि साइन फाई। तो ये हो जाएगा क्या, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। अब हम लोग जानते हैं कि क्या करेंगे, हम लोग a2 का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हो जाएगा y इक्वल a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी, और इंटू क्या हो जाएगा, कॉस फाई, प्लस ये हो जाएगा a2 कॉस ओमेगा टी, a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, इंटू साइन फाई। अब बच्चों ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a1 साइन ओमेगा टी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a2 साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a2 कॉस ओमेगा टी। अब जरा ध्यान देना, अगर हम लोग यहाँ से क्या कर लें कि साइन ओमेगा टी कॉमन कर लें, क्या कर लें, साइन ओमेगा टी कॉमन कर लें, किस वाले से, इससे और इससे। यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, साइन ओमेगा टी, यहाँ भी क्या लिखा है, साइन ओमेगा, दोनों कॉमन कर लो। तो अंदर क्या बचेगा, y इक्वल क्या कॉमन आ गया, साइन ओमेगा टी कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, a1 प्लस a2 कॉस फाई, अंदर क्या बचेगा, a1 प्लस a2 कॉस फाई, और प्लस यहाँ क्या बचेगा, a2 कॉस ओमेगा 2 साइन फाई। तो a2 कॉस ओमेगा 2 इंटू साइन फाई, यानी a2 साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, साइन ओमेगा टी। अब जब ध्यान समझना, तो आपका समीकरण आ गया a1 प्लस a2 कॉस फाई, इसे कॉमन कर लिया, साइन ओमेगा टी कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचा, a1 प्लस a2 कॉस फाई। अब जब ध्यान समझो, हमें यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है, ये साइन फिर से आ गया, अंदर एक कॉस है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक काम ये करेंगे, हम लोग ये मान लेंगे, क्या, हम लोग ये मानेंगे कि जो a1 प्लस a2 कॉस फाई है, a1 प्लस a2 कॉस फाई है, वो किसके बराबर मान लेंगे, वो हम मान लेंगे a कॉस थीटा के। किसके बराबर मान लेंगे, a कॉस थीटा के। अब यहाँ पर a क्या है, a1 a2 क्या थे, आयाम थे। a1 किसका आयाम है, पहली वाली तरंग का, a2 किसका आयाम है, दूसरी तरंग का। ठीक है, तो जो कैपिटल ए हम मान रहे हैं, जो ए आ रहा है कैपिटल ए, ये किसका आयाम है, इन दोनों तरंगों से जो तरंग मिलेगी, इन दोनों तरंगों के मिलने के पश्चात जो परिणामी तरंग मिलेगी उसका आयाम जो होगा वो हम कितना मान ले रहे हैं, कैपिटल ए। तो दो तरंगों के मिलने के बाद जो नई तरंग बनेगी उसका आयाम कितना है, कैपिटल ए। तो हमने क्या मान लिया कि a1 प्लस a2 कॉस फाई किसके बराबर होगा, a कॉस थीटा के, और
एक चीज़ और मान ले रहे हैं कि a2 sin फाई किसके बराबर है, ये हम मान ले रहे हैं कि ये किसके बराबर है, a sin थीटा के बराबर है। किसके बराबर है, a sin थीटा के बराबर है, ऐसा हमने मान लिया। अब जब हमने ये मान लिया है तो इसके बाद क्या होगा, ध्यान जरा समझना। इसके बाद थोड़ा यहाँ पर देखते हैं, इसके बाद क्या होगा, a1 प्लस a2 cos फाइव क्या मान लिया है, a cos थीटा। तो समीकरण क्या बन जाएगा, समीकरण बनेगा y इक्वल साइन ओमेगा टी, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, a1 प्लस a2 cos फाइव जगह क्या आ जाएगा, a cos थीटा। यानी ये बन जाएगा a cos थीटा इंटू साइन ओमेगा टी, प्लस यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, a2 sin फाइव, और तुम इसको क्या मान चुके हो, a2 sin फाइव को a sin थीटा। तो ये आ जाएगा a sin थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी। अब जरा ध्यान समझना, यहाँ पर बच्चों हम लोग कह सकते हैं क्या, a, हम लोग यहाँ पर a कॉमन कर लें। जब a कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। ठीक, अब जब ध्यान समझना, हमने ए कॉमन कर लिया, कैपिटल ए, y बराबर कैपिटल ए। अब देखो अंदर फिर से एक फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर सुनो मेरी बात, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला किसका होता है, साइन ए प्लस बी का। अभी हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया था साइन ए प्लस बी का, वो फिर से बन जाएगा अंदर, और अंदर क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी। ए का मान क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, और ए प्लस बी, बी कितना हो जाएगा, थीटा। यानी समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यानी कि जो परिणामी तरंग का जो समीकरण होगा वो हो जाएगा y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यहाँ पर जो a है वो क्या हो जाएगा, परिणामी तरंग का आयाम। वो क्या हो जाएगा, परिणामी तरंग का आयाम हो जाएगा। तो कैपिटल ए क्या है, परिणामी तरंग का आयाम, और जो y है वो क्या हो जाएगा, वो है परिणामी तरंग का विस्थापन। और समीकरण कितना आ जाएगा, y बराबर कैपिटल A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये किसका समीकरण आ जाएगा, परिणामी तरंग। इन दो तरंगों के मिलने के बाद जो नई तरंग बनेगी उसका विस्थापन समीकरण आ गया y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब हम लोग यहाँ पर एक बात कर लेते हैं। हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि हम लोग ने ये माना है कि a1 प्लस a2 किसके बराबर है, a फाई किसके बराबर है, a cos थीटा के, और जो a2 sin थीटा है वो किसके बराबर है, a sin थीटा के। हम लोग एक काम करते हैं, जो हमने ये माना है हम लोग इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को का स्क्वायर करके क्या कर देंगे, उनको जोड़ देंगे, यानी कि उनका ऐड कर देंगे। इन दो समीकरणों का वर्ग करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसका वर्ग करो, जब इसका वर्ग करोगे, हम क्या कर रहे हैं फिर से सुन लो, समीकरण फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे और समीकरण सेकंड का स्क्वायर करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने पर क्या हो जाएगा, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा a1 प्लस a2 cos फाइव, a1 प्लस a2 cos फाइव का होल स्क्वायर इक्वल, सॉरी प्लस क्या हो जाएगा, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर a2 साइन फाइव था ना, सॉरी यहाँ पर a2 साइन फाइव था, इसको यहाँ पर फाइव कर लीजिए, a2 साइन फाइव, ठीक है। तो a2 साइन फाइव तो क्या हो जाएगा, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, तो a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इक्वल क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं ना, इसलिए a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या कर दिया कि दोनों पक्षों का वर्ग करा और फिर उसके बाद दोनों को हमने ऐड किया। तो दोनों पक्षों का वर्ग करके हम दोनों क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जब हमने दोनों को ऐड कर दिया, इसके बाद हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, अब देखो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो इसको उधर लिख लो, इसको उधर कर दो। तो क्या करो, पहले a स्क्वायर कॉमन कर लो, a स्क्वायर कॉमन करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। चलो मैं लिख देता हूँ, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
ये हमने पहले लिख दिया। अब इसको उस तरफ कर देंगे तो इससे इसका क्या हो जाएगा, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको ऐसे लिखा रहने दो a1 प्लस a2। अच्छा आप चाहो तो इसका पहले स्क्वायर खोल दो, स्क्वायर खोलने पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, इसका स्क्वायर खोलो तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी a1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस a स्क्वायर b प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab यानी कि 2a1 a2 cos फाई यानी 2a1 a2 cos फाई। सबको दिख रहा, फ्रेम कट तो नहीं रहा वहाँ पर, 2a1 a2 cos फाई। चलिए दिखाई दे रहा है सबको ना, चलिए अच्छी बात है। तो 2a1 a2 कितना आ जाएगा cos फाई। तो ये आ गया इसका विस्थापन समीकरण। तो जब यहाँ पर अब फॉर्मूला बन गया, अब जब ध्यान समझना आप कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई और प्लस क्या लिखा हुआ है a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो प्लस कर दिया, क्या लिखा हुआ है a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। चलिए अब आगे देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। एक काम करो, a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इनसे a2 स्क्वायर कॉमन कर लो तो अंदर क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। और ये क्या लिखा हुआ है 2a1 a2 कॉस फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। चलिए अब देखिएगा, आपने इससे कॉमन कर लिया इसको, अंदर क्या बचा 2a1 a2 कॉस फाई। अब साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा 1, तो आपका आंसर आएगा a स्क्वायर इक्वल a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये पूरा 1 हो गया, अंदर क्या बचेगा 2a1 a2 cos फाई। तो ये आंसर आ गया किसका a का। अब आप चाहो तो a से यहाँ पर रूट हटा सकते हो, रूट हटाने पर क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, कितना आ जाएगा 2a1 a2 cos फाई। तो जो परिणामी तरंग का आयाम होगा उसका फॉर्मूला भी आ गया कि कैपिटल A बराबर होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, और किसके अंदर रूट के अंदर, तो अंडर रूट के अंदर आ गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ये बच्चों किसका फॉर्मूला आ गया है, ये फॉर्मूला आ गया है जो इन दो तरंगों के मिलने के पश्चात, इन दो तरंगों के अध्यारोपण के बाद जो नई तरंग बनेगी उसका समीकरण आ गया है। क्या, उसका जो आयाम होगा उस तरंग का, कैपिटल इसको हमने माना है, उसका फॉर्मूला आ गया कि वो होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर एक बात ध्यान दें कि किसी भी तरंग की, बच्चों ध्यान सुनना मेरी बात, किसी भी तरंग की जो तीव्रता होती है, किसी भी तरंग की जो तीव्रता होती है, ध्यान रखना कि वो अनुक्रमानुपाती होती है किसके, उसके आयाम के, किसके आयाम के। मैं थोड़ा हिंदी में लिख देता हूँ पहले। किसी भी तरंग की बच्चों जो तीव्रता होती है यानी कि जो इंटेंसिटी होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है किसके, उस तरंग का जो आयाम होगा उसके वर्ग के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोग याद रखेंगे। क्या, किसी भी तरंग की जो तीव्रता होती है वो उस तरंग के आयाम के वर्ग के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। मतलब आयाम, जिस तरंग का जितना ज़्यादा आयाम होगा उसकी तीव्रता भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जिस तरंग का आयाम जितना कम होगा उस तरंग की तीव्रता भी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि तीव्रता मतलब इंटेंसिटी मतलब आई प्रोपोर्शनल होती है किसके, ए स्क्वायर के, यानी आयाम के वर्ग के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तीव्रता हमेशा आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक। तो अब एक बात ध्यान से, इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्या, I1 बटे I2 बराबर A1 स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि I1 बटे I2 बराबर A1 स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर।
जो दो तरंगे हमने मानी हैं इसका आयाम a1 और a2 था, अगर हमें इनकी तीव्रताओं का अनुपात निकालना होगा तो हम लोग क्या कर देंगे कि इनके आयामों के वर्गों का अनुपात निकाल लेंगे, तो हमें इन दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात मिल जाएगा। आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि i1 बटे i2 बराबर क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर बटे a2 स्क्वायर। किसी भी तरंग की जो तीव्रता होती है वो हमेशा उसके आयाम के वर्ग के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ये बात सभी लोग आप लोग क्या हो जाएंगे, समझ लेंगे। अब जरा बात समझना, ये वाला जरा फॉर्मूला देखो, ये वाला फॉर्मूला, इसके ऊपर वाला फॉर्मूला, हम इस वाले फॉर्मूले को अब हम इसकी तीव्रता का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। हम लोग इस आयाम वाले फॉर्मूले से जो इसके ऊपर लिखा हुआ है ये a स्क्वायर वाला, इससे हम लोग तीव्रता का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। कैसे? ये कैपिटल ए क्या है, परिणामी तरंग की तीव्रता, सॉरी परिणामी तरंग का आयाम जिसको हमने कैपिटल ए माना है, और आयाम जो होता है वो तीव्रता के अनुपाती होता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, I, तो ये हो जाएगा I बराबर a1 स्क्वायर, a1 क्या है, पहले तरंग का आयाम, तो उसकी तीव्रता कितनी हो जाएगी, I1। इसके लिए हमने I1 क्यों लिखा, क्योंकि I1 किसके बराबर होता है, a स्क्वायर के। किसके बराबर है, I1 किसके बराबर है, a स्क्वायर के, और I2 किसके बराबर है, a स्क्वायर के। हमें सीधा सीधा बात पता है कि जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के बराबर होती है, यानी कि अनुपाती होती है। तो आयाम का वर्ग था तो हमने उसकी तीव्रता कर दी, यहाँ पर आयाम का वर्ग था हमने तीव्रता कर दी, यहाँ पर भी आयाम का वर्ग था तो हमने तीव्रता कर दी। बात समझ में आ रही है? तो आयाम का वर्ग था, तीव्रता हो गई, ये I1 हो गया, और ये कितना हो गया, I2, तो ये कितना हो गया, I2, तो प्लस का I2 और प्लस का, अब देखो यहां पर लिखा है a1 a2, तो a1 a2 क्या हो जाएगा, ध्यान समझना, a1 स्क्वायर का मान हमने क्या लिखा है, I1 लिखा है, a1 स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पर I1 लिख दी है, क्योंकि I1 किसके बराबर होता है, a1 स्क्वायर के, और I2 इसके बराबर होता है a2 स्क्वायर के। तो अगर आपको a1 की वैल्यू निकालनी तो कितनी आ जाएगी, a1 स्क्वायर I1 के बराबर है, तो a1 किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर I1, भाई स्क्वायर वहाँ क्या रूट लग जाएगा, तो a1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट I1। उसी प्रकार a2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट I2, तो a1 हो जाएगा अंडर रूट I1 और a2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर I2, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट I1 I2, 2 अंडर रूट I1 I2 और cos फाई, और cos फाई। तो ये आ गई इसकी तीव्रता का फॉर्मूला, यानी कि जो परिणामी तरंग आएगी उसकी तीव्रता का फॉर्मूला आ जाएगा I बराबर I1 I2 प्लस 2 अंडर रूट के अंदर I1 I2 cos फाई। ठीक, तो मेरी बात समझ लो कि जो दोनों तरंगों के मिलने के बाद जब किसी माध्यम में दो तरंगें चलती हैं जिनके आयाम कैसे होते हैं, अलग अलग, एक का आयाम a1 एक का आयाम a2, लेकिन दोनों की आवृत्ति कैसी होती है, समान। उनके अध्यारोपण के बाद जो नई तरंग बनेगी उसकी तीव्रता जहाँ पर होगी अधिकतम, जहाँ पर उसका आयाम सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण, और जहाँ पर तीव्रता कम यानी कि आयाम कम होगा वहाँ पर कौन सा व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण। अब हम लोग समझ गए कि जो दो तरंगों के मिलने के बाद जो नई तरंग बनती है उसका अगर हमें आयाम निकालना है, फिर से मेरी बात सुनो, दो तरंगों के मिलने के बाद, दो तरंगों के अध्यारोपण के बाद जो नई तरंग बनेगी उसका अगर हमको आयाम निकालना है, जिसको हम लोग बोलते हैं परिणामी आयाम, ठीक है, या परिणामी तरंग का आयाम, उसका फॉर्मूला कितना हो जाता है, अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। और दूसरी बात, ये आ गया परिणामी तरंग का आयाम। अगर हमको परिणामी तरंग की तीव्रता निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट के अंदर I1 I2 cos फाई। तो ये फॉर्मूला किसका है, परिणामी तीव्रता का। मैं लिख दे रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला किसका है, ये वाला फॉर्मूला है परिणामी तीव्रता का या परिणामी तरंग की तीव्रता का, और ये वाला फॉर्मूला किसका है, ये वाला फॉर्मूला है परिणामी आयाम का, यानी परिणामी तरंग के आयाम का फॉर्मूला है कौन सा, ऊपर वाला। तो हम लोग ने दो फॉर्मूले समझ लिए और दोनों को प्रूफ भी कर लिया, परिणामी तरंग का आयाम और परिणामी तरंग की तीव्रता। अब हम लोग इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को यूज़ करते हुए संपोषी और विनाशी की व्याख्या कर देंगे। बात समझ में आ रही है? सभी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग इन्हीं दो फॉर्मूलों के आधार पर संपोषी और विनाशी की व्याख्या कर सकेंगे। चलिए नोट करिए जल्दी से। सबने नोट कर लिया, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका?
चलिए तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ। इन दो समीकरण सभी लोग याद रखना। इन्हीं दो समीकरणों की सहायता से अभी हम लोग आगे किसकी व्याख्या करेंगे, समपोषी और विनाशी की व्याख्या करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं समपोषी और विनाशी। तो बच्चों अभी हम लोगों ने समझा कि जब दो तरंगे किसी माध्यम में चलती जिनके आयाम कैसे होते हैं अलग अलग लेकिन उनकी आवृत्ति समान होती है, तो उनके अध्यारोपण के पश्चात जो नई तरंग बनती है उसका जो परिणामी आयाम होता है उस तरंग का, उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई रूट के अंदर, और जो इसकी तीव्रता होगी परिणामी तरंग की वो होगी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। अब बच्चों हम लोग इन्हीं दो नियमों की सहायता से परिभाषित कर सकते हैं किसको, समपोषी व्यतिकरण यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और विनाशी यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। सबसे पहले हम लोग समझेंगे किसको, समपोषी व्यतिकरण को। किसको समझेंगे, समपोषी व्यतिकरण को समझेंगे। अब बच्चों आप लोग पहले ये समझ लो कि समपोषी व्यतिकरण होता क्या है। मैं अभी आप लोग को बता चुका हूँ कि जब माध्यम में दो तरंगें चलेंगी जिनके आयाम अलग अलग होंगे लेकिन उनकी आवृत्ति समान होगी और वो एक ही दिशा में चल रही होंगी, तो उस कंडीशन में जब वो दोनों अध्यारोपित होंगी यानी कि उनके अध्यारोपण के पश्चात जो नई तरंग बनेगी उसका आयाम जहाँ पर अधिकतम होगा, या फिर ये बोलो कि जहां पर उसकी तीव्रता अधिकतम होगी। जब आयाम अधिकतम होता है तब तीव्रता अधिकतम होती है, और जब आयाम कम होता है, न्यूनतम होता है, तो तीव्रता भी न्यूनतम हो जाती है। तो परिणामी तरंग का आयाम जहां पर अधिकतम होगा या फिर परिणामी तरंग की तीव्रता जहां पर अधिकतम होगी वहां पर होगा समपोषी व्यतिकरण। तो जहां पर तीव्रता और आयाम दोनों क्या होते हैं, अधिकतम होते हैं, वहां पर व्यतिकरण कौन सा होता है, समपोषी व्यतिकरण। तो हमें समपोषी व्यतिकरण के लिए क्या करना पड़ेगा, कि जो तीव्रता है वो भी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, और जो परिणामी आयाम है वो भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ये आप लोग बिल्कुल ध्यान में रख लो कि समपोषी व्यतिकरण वहां होता है जहां पर परिणामी तरंग की तीव्रता और परिणामी तरंग का आयाम ये दोनों कैसे होते हैं, अधिकतम होते हैं यानी कि मैक्सिमम होते हैं। ध्यान समझना, हमारे सामने परिणामी तरंग का आयाम निकल के आया है कितना, हमारे सामने परिणामी तरंग के आयाम का फॉर्मूला निकल के आया है अंडर रूट के अंदर a बराबर अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस cos फाई। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, समपोषी व्यतिकरण की। और समपोषी व्यतिकरण के लिए हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को cos फाई की सबसे मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हम लोग को आयाम को मैक्सिमम करना है, किसके लिए, समपोषी के लिए। अब ये मैक्सिमम तभी हो सकता है जब यहाँ पर cos फाई का मान क्या हो, मैक्सिमम हो। क्यों, क्योंकि a1 a2 हम लोग पहले ही सेट कर चुके हैं, वो अपने हाथ में नहीं है। हम लोग किसको चेंज कर सकते हैं, केवल फाई को। बात समझ आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फाई का मान सबसे मैक्सिमम लेंगे। अब cos फाई की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बच्चों, एक बात ध्यान रखना कि साइन फाई हो चाहे कॉस फाई हो, साइन फाई और कॉस फाई इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और इन दोनों की मिनिमम वैल्यू होती है -1। यानी कि कॉस फाई आपका +1 से लेकर के -1 तक वेरी करता है और साइन फाई भी आपका +1 से लेकर -1 तक वेरी करता है। या इसका मतलब कि कॉस फाई की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, +1, और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1। तो कॉस फाई अगर हमको अधिकतम करना है तो हमें इसकी वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, +1 लेनी पड़ेगी। यानी कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1। और अगर कॉस फाई की वैल्यू +1 हो गई तो आपका जो समीकरण निकल के आएगा वो आएगा a बराबर अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। कॉस फाई कितना हो गया, +1, तो बचेगा क्या, 2a1 a2। क्या बचेगा, 2a1 a2। तो जो निकल के आएगा परिणामी आयाम वो कितना निकल के आएगा, अंडर रूट के अंदर a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। a1 प्लस a2 का फॉर्मूला बन गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और जो परिणामी आयाम निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, a1 प्लस a2। तो समपोषी व्यतिकरण में जो परिणामी तरंग का आयाम होता है वो सबसे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और होता कितना है, a1 प्लस a2। ये बात आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि समपोषी व्यतिकरण के लिए जो परिणामी आयाम होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है और a1 प्लस a2 के बराबर होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पर कुछ बातें ध्यान से देखें तो ये हम लोग को मिल गया परिणामी आयाम। अब हम लोग बात करते हैं परिणामी तीव्रता की।
तो परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, इसका फॉर्मूला होता है I बराबर I1 प्लस I2, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है I बराबर I1 प्लस I2 टू रूट के अंदर I1 I2 और ये क्या हो जाएगा cos फाई। तो I बराबर I1 I2 प्लस रूट के अंदर I1 I2 cos फाई। अब यहाँ पर भी हम cos फाई क्या रख देंगे +1, क्योंकि हम समपोषी की बात कर रहे हैं और समपोषी के लिए आयाम और तीव्रता दोनों क्या होते हैं अधिकतम, तो हम लोग cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू रख देंगे कितनी +1। और जब हम cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर रखेंगे +1 तो हमारे सामने परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला बनेगा I बराबर ये आ जाएगा I1 प्लस I2 इक्वल ये आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट के अंदर I1 इंटू I2, तो आ जाएगा 2 रूट के अंदर I1 इंटू I2। अब अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ध्यान ज़रा समझना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1 को हम लोग I1 लिख सकते हैं अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या कर दिया मैंने, फिर ध्यान सुनो, I1 का लिख दिया, I1 को लिख दिया अंडर रूट के अंदर I1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा I1, तो इसको ये लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार I2 क्या लिख देंगे, उसी प्रकार I2 को लिखेंगे अंडर रूट के अंदर I2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर I2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 अंडर रूट I1 I2, तो 2 अंडर रूट I1 I2। देखो फिर से फॉर्मूला बन गया किसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा I मैक्सिमम का, और ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट के अंदर ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो जो तीव्रता मैक्सिमम होगी वो कितनी होगी, अंडर रूट के अंदर I1 प्लस अंडर I2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो परिणामी आयाम का फॉर्मूला कितना होगा A1 प्लस A2, और परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला होगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। किसके लिए, ये किसके लिए है, समपोषी व्यतकरण के लिए ये आपका फॉर्मूला है। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके कलांतर की। बच्चों हम सभी लोग इसमें जानते हैं, जरा ध्यान समझना, अगर हम समपोषी व्यतकरण की बात करें और अगर हम इसके कलांतर की बात करें तो हम जानते हैं समपोषी व्यतकरण में cos फाई की वैल्यू कितनी होती है +1, क्योंकि cos फाई सबसे क्या होना चाहिए अधिकतम, और cos फाई की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है +1, यानी जहाँ जहाँ पर cos फाई की वैल्यू +1 होगी वहाँ पर क्या होगा समपोषी व्यतकरण होगा। अब cos फाई की वैल्यू हमें कहाँ पर किस किस एंगल पर हमको cos की वैल्यू +1 मिलती है, तो ध्यान समझना। अगर हमें cos की वैल्यू +1 चाहिए, सबसे पहले हमको पता है cos 0 का मान कितना होता है 1, cos 0 का मान कितना होता है 1, यानी कि हमको पहली वैल्यू कितनी मिलेगी, फाई की वैल्यू 0 हो सकती है। लेकिन केवल 0 पर ही नहीं, हमको ये आगे और भी मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी, जैसे 0 के बाद हम किस पे मिलेगी 2 पाई पर, यानी cos 360 की वैल्यू कितनी होती है +1 होती है। cos 2 पाई के बाद क्या मिलेगा हमको 4 पाई पे, 4 पाई के बाद क्या मिलेगा हमको 6 पाई पे, इसी तरह चलता रहेगा, और उसके बाद 8 पाई पे मिलेगा, फिर 10 पाई पे मिलेगा। इस तरह से हमको क्या होगा कि इन सब पे किसकी cos की वैल्यू कितनी मिलेगी, cos फाई की वैल्यू +1 मिलेगी। कहाँ पर 0 पर, 2 पाई पर, फिर 4 पाई पर, फिर 6 पाई पर, इस प्रकार हमको cos फाई की वैल्यू +1 मिलती चली जाएगी। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इन सभी वैल्यू पर किसकी वैल्यू मिलेगी, हमें cos फाई की वैल्यू +1 मिलेगी, और वहाँ पर हमको क्या मिलेगा समपोषी व्यतकरण मिलेगा। मतलब इन सभी एंगल पर, मतलब जब दो तरंगें इतने कलांतर पर आ रही होंगी 2 पाई पर, 4 पाई पर, 6 पाई पर, तब हमेशा हमें क्या मिलेगा समपोषी व्यतकरण मिलेगा। अब हम लोग एक बात जानते हैं क्या, अगर हम लोग इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें, एक सामान्य फॉर्मूले की बात करें, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा फाई बराबर 2m पाई। क्या हो जाएगा, फाई बराबर 2m पाई। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर m की वैल्यू रखें तो जो m की वैल्यू यहाँ पर स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। m की वैल्यू 0, 1, 2, 3 इस तरह से चलेगी। जैसे चेक करो, अगर हम m की वैल्यू यहाँ पर 0 रखें तो पूरा क्या हो जाएगा 0, और फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अगर हम m का मान यहाँ पर रखें 1
तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई। फिर हम यहाँ पर रखें m का मान 2 तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 4 पाई। अगर हम यहाँ पर रखें 3 तो कितना आ जाएगा 6 पाई। तो मतलब अगर हम यहाँ पर m की वैल्यू डालते जाएंगे तो हमको फाई की वैल्यू मिलती चली जाएगी। इसका मतलब कि समपोषी व्यतकरण में जो कलांतर का फॉर्मूला होता है फाई, वो क्या होता है 2m पाई, यानी कि पाई का कह सकते हैं कौन सा गुणज, समगुणज, यानी कि इवन मल्टीपल होगा हमेशा किसका, पाई का। किसका, पाई का इवन मल्टीपल, यानी कि समगुणज जो होगा वो क्या होगा, फाई होगा। किसमें, समपोषी में। तो ध्यान रखना समपोषी व्यतकरण के लिए कलांतर क्या होता है 2m पाई, और m की वैल्यू क्या रखोगे 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, 1 रखोगे 2 पाई आ जाएगा, 2 रखोगे 4 पाई, 3 रखा 6 पाई। इस तरह से काम चलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके पथांतर की। किसकी बात कर लेते हैं, पथांतर की, यानी कि पाथ डिफरेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पाथ डिफरेंस। ये डिफरेंस किसका है, ये कलांतर है यानी कि ये फेज डिफरेंस है, और ये पथांतर यानी कि ये पाथ डिफरेंस है। हम लोग ने फर्स्ट टाइम में एक फॉर्मूला पढ़ा था कलांतर और पथांतर में संबंध। कलांतर बराबर क्या होता है, कलांतर कितना है फाई। कलांतर का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, यानी कि एक्स, और x क्या होता है बच्चों यहाँ पर पथांतर। क्या होता है x यहाँ पर पथांतर, और पथांतर कितना मान लिया हमने डेल्टा x। तो कलांतर बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर यानी कि डेल्टा x। अगर हम यहाँ पर पथांतर का मान निकालें, अगर हम यहाँ पर पथांतर का मान निकालें तो कितना आएगा, देखो फाई की वैल्यू कितनी है 2m पाई। फाई की वैल्यू कितनी है समपोषी के लिए 2m पाई, तो फाई की वैल्यू हो जाएगी 2m पाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा पथांतर, जो कि हमको निकालना है। तो डेल्टा एक्स ऐसे ही लिखा है। इसके बाद यहाँ पर देखो 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, और लैम्डा जब आएगा यहाँ पर तो क्या बन जाएगा m लैम्डा, यानी कि पथांतर का फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा एक्स बराबर कितना आ जाएगा m लैम्डा। यानी समपोषी व्यतकरण के लिए जो पथांतर होता है उसका सूत्र कितना होता है डेल्टा एक्स इक्वल m लैम्डा, और जो वैल्यू आप यहाँ पर m की रख रहे थे 0 1 2 3, वही सेम वैल्यू आप लोग यहाँ भी रखोगे। m की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3, इस प्रकार से m की वैल्यू चलेगी। इसका मतलब जब हम यहाँ पर रखेंगे पहली वैल्यू, अगर हमने यहाँ पर m का मान 0 रखा तो पथांतर कितना मिलेगा हमको 0। अगर m बराबर 1 रखा तो कितना मिलेगा लैम्डा। अगर यहाँ पर 2 रखा कितना मिलेगा 2 लैम्डा। 3 रखा कितना मिलेगा 3 लैम्डा। इस तरह से इसका पथांतर चलता चला जाएगा। तो आप लोग को मेन फॉर्मूला याद रखना है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होती है पथांतर की, समपोषी के लिए m लैम्डा, और समपोषी के लिए कलांतर कितना होता है 2m पाई। तो ये आप लोग कलांतर और पथांतर के फॉर्मूले याद रखने हैं। तो ये पूरी बात किसकी हो गई समपोषी व्यतकरण की। फिर से मेरी बात सुनो, समपोषी व्यतकरण क्या होता है, जब किसी माध्यम में 2 तरंगें चलेंगी जिनके आयाम अलग अलग होंगे लेकिन आवृत्ति कैसी होगी, समान होगी। इन 2 तरंगों के अध्यारोपण के पश्चात जो नई तरंग बनेगी उसकी तीव्रता या उसका आयाम जहां पर अधिकतम होता है वहां पर कौन सा व्यतकरण होता है, समपोषी व्यतकरण यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अब बच्चों ध्यान रखना कि समपोषी व्यतकरण के लिए आयाम मैक्सिमम और तीव्रता दोनों मैक्सिमम होती हैं। जब आयाम x अधिकतम होगा तो तीव्रता भी अधिकतम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के क्या होती है, अनुपाती होती है। इसका मतलब कि जब आयाम मैक्सिमम होगा तो तीव्रता भी अपने आप क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सबसे पहले हमने किसका फॉर्मूला देखा कि जो परिणामी तरंग का आयाम होगा जो अधिकतम होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है a1 प्लस a2, और समपोषी के लिए जो परिणामी तरंग की तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट के अंदर i1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर i2 स्क्वायर, i2 का होल स्क्वायर, रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। इसके बाद समपोषी के लिए कलांतर कितना होता है 2m पाई। m की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी 0 1 2 3, मतलब जहाँ जहाँ पर हमको cos फाई की वैल्यू +1 मिलेगी वो सब समपोषी व्यतकरण को दिखाएंगे। इसके पथांतर क्या होता है, पथांतर फॉर्मूला कैसे निकाल लिया m लैम्डा, क्या होता है m लैम्डा, फॉर्मूला क्या लगाया कलांतर बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर यानी कि डेल्टा x। फॉर्मूला कितना आ गया m लैम्डा, m की वैल्यू क्या रखोगे, जो m की वैल्यू यहाँ पर 0 2 3 रख रहे थे वही वहाँ पर रखोगे तो कितना पथांतर मिलेगा 0 लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, इस तरह से हमको मिलता चला जाएगा। ठीक, तो ये बात किसकी हो गई, ये पूरी बात हो गई समपोषी व्यतकरण यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब हम लोग बात करते हैं किसकी,
विनाशी व्यतिकरण, किसकी बात करते हैं? विनाशी व्यतिकरण की बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, हम लोग इस वीडियो में ज़्यादा चीज़ें क्या कर रहे हैं, कवर कर ले रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं विनाशी व्यतिकरण की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे विनाशी व्यतिकरण की, यानी कि अब आप लोग हेडिंग लगाइए विनाशी व्यतिकरण। किसकी बात कर रहे हैं? विनाशी व्यतिकरण की, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बच्चों अभी हम लोगों ने देखा कि जहाँ पर परिणामी तरंग का आयाम और तीव्रता अधिकतम थे, वहाँ पर कौन सा व्यतिकरण था? संपोषी व्यतिकरण। और जहाँ पर तीव्रता और आयाम ये दोनों क्या होंगे, मिनिमम होंगे, वहाँ पर व्यतिकरण कौन सा होगा? विनाशी व्यतिकरण होगा। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी बच्चों? जब किसी माध्यम में दो तरंगें चलती हैं जिनके आयाम अलग अलग होते हैं लेकिन उनकी आवृत्ति एक समान होती है, उस कंडीशन में जब वो दो तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो उनके अध्यारोपण के बाद जो नई तरंग बनेगी उसकी तीव्रता और उसका आयाम जिन बिंदुओं पर क्या होगा, सबसे न्यूनतम, सबसे कम होगा, वहाँ पर कौन सा व्यतिकरण होगा? विनाशी व्यतिकरण होता है। यानी कि हम लोग एक बात तो ये समझ गए हैं क्या, कि अगर हम लोग विनाशी व्यतिकरण की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो परिणामी आयाम होगा वो भी कैसा होगा? मिनिमम। और जो परिणामी तीव्रता होगी वो भी कैसी होगी? मिनिमम। यानी परिणामी तरंग का आयाम और परिणामी तरंग की तीव्रता ये दोनों कैसी होंगी? मिनिमम होनी चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं जरा परिणामी आयाम की। किसकी बात कर लेते हैं? परिणामी आयाम की बात कर लेते हैं। हम सभी लोगों ने परिणामी आयाम का फॉर्मूला अभी समझा कि इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल ए बराबर, कैपिटल ए क्या होता है? परिणामी तरंग का आयाम। और फॉर्मूला क्या होता है? a1 स्क्वायर। a1 a2 क्या होते हैं? ये जो दो तरंगें हमने शुरुआत में मानी थी, जो दो तरंगें अध्यारोपण कर रही थी, उनके आयाम क्या है? a1 और a2। फॉर्मूला क्या होता है? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ये फॉर्मूला हो गया परिणामी तरंग के आयाम का। हम सभी लोग जानते हैं कि विनाशी व्यतिकरण में हमें इस आयाम को मिनिमम करना है। तो मिनिमम कब करेंगे? अभी हमको मैक्सिमम करना था, तो हमने यहाँ पर cos फाई की सबसे मैक्सिमम वैल्यू को यूज़ किया था। कितनी होती है? +1। हमने +1 यूज़ किया था। अब हमें इस आयाम को मिनिमम करना है, यानी कि अब हमको cos फाई की मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। और cos फाई की बच्चों मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? मैंने अभी आपको बताया कि cos और sin इन दोनों की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। तो cos फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। और हम लोग ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। जब हम लोग ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो परिणामी तरंग का जो आयाम आएगा वो आएगा a बराबर अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। और cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। जब आप यहाँ पर माइनस का मान रखेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। यानी कि फॉर्मूला कितना आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस का 2 रूट के अंदर a1 a2। रूट के अंदर क्या हो जाएगा? माइनस का 2a1 a2, यानी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस का 2a1 a2। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो अब ये फॉर्मूला बन गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस का 2a1 a2। अब बच्चों आप लोग यहाँ पर एक बात समझिए, अगर यहाँ पर a1 बड़ा हुआ किससे? a2 से। अगर a1 का मान a2 से बड़ा हुआ तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला बना सकते हैं a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर।
और यहाँ पर एक फॉर्मूला ये भी बन रहा है a2 माइनस a1 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। चाहे आप लिखो a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर और चाहे आप लिखो a2 माइनस a1 का होल स्क्वायर, ये दोनों ही फॉर्मूले यहाँ पर सही बैठेंगे। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि a1 की वैल्यू बड़ी है कि a2 की वैल्यू बड़ी है, इसलिए आंसर माइनस में ना आने पाए, आंसर हमारा माइनस में ना आने पाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर किस साइन का यूज करते हैं, हम लोग यहाँ पर डिफरेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डिफरेंस का। मतलब कि यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा a बराबर अंडर रूट के अंदर a1 डिफरेंस a2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर बात सही है, चाहे a1 बड़ा हो चाहे a2 बड़ा हो, आंसर हमेशा किस में आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो आयाम जो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा? a1 डिफरेंस a2। तो ये a कैसा होगा? सबसे मिनिमम होगा। कैसा होगा? सबसे मिनिमम होगा। तो जो परिणामी तरंग का आयाम आया वो कैसा आएगा? मिनिमम। और कितना होता है? a1 डिफरेंस a2, यानी कि दोनों का हमको डिफरेंस यानी कि अंतर लेना है। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया परिणामी आयाम का फॉर्मूला। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? अब हम लोग बात कर लेते हैं परिणामी तीव्रता की। किसकी बात कर लेंगे? परिणामी तरंग की तीव्रता की। परिणामी तरंग की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस रूट के अंदर 2I1I2 cos फाई। ये फॉर्मूला किसका होता है? परिणामी तरंग की तीव्रता का। हम लोग जानते हैं कि विनाशी के लिए हम लोग को इसको तीव्रता क्या करना है? मिनिमम करना है। और तीव्रता को मिनिमम कब करेंगे? जब cos फाई मिनिमम होगा। और cos फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? cos फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। तो cos फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1, यानी I हो जाएगा I1 प्लस I2, cos फाई हो जाएगा -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस आ जाएगा 2 अंडर रूट के अंदर I1 इंटू I2। ठीक, फिर से वही बात, हम लोग उसको क्या लिखेंगे? हम लोग I1 को लिख सकते हैं अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर। हम लोग I2 क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट के अंदर I2 का होल स्क्वायर। और ये क्या लिखा हुआ है? माइनस का 2 रूट I1 इंटू रूट I2। ठीक, अब देखो फॉर्मूला फिर से बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन फिर वही वाली बात, ना ये पता है कि I1 बड़ा है कि I2 बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंस साइन का यूज़ करेंगे। तो जो परिणामी तरंग की तीव्रता आएगी वो कैसी आएगी? मिनिमम। और कितनी आएगी? तो ये आ जाएगी आपकी अंडर रूट I1 डिफरेंस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट I1 डिफरेंस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला बन रहा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसलिए फॉर्मूला आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम लोग को नहीं पता है कि I1 बड़ा है कि I2 बड़ा है, इसलिए हम लोगों ने क्या लगा दिया? डिफरेंस साइन का यूज़ कर लिया। डिफरेंस साइन का मतलब ये होता है कि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, बड़े में छोटा वाला घटा देते हैं। तो आंसर आ गया I मिनिमम कितना आ गया? रूट I1 माइनस डिफरेंस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये परिणामी तरंग की तीव्रता आ गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? कलांतर की। किसकी बात करते हैं? कलांतर की, यानी इनके फेस डिफरेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फेस डिफरेंस की बात करते हैं। अगर मैं इसके फेस डिफरेंस की बात करूं तो हम सभी लोग जानते हैं कि विनाशी व्यतकरण में cos फाई की वैल्यू कितनी होती है? -1। विनाशी व्यतकरण में cos फाई की वैल्यू कितनी होती है? -1। और हमको cos फाई की वैल्यू कहाँ पर -1 मिलेगी? तो सबसे पहले जो हमको cos फाई की वैल्यू -1 मिलती है, यानी हम लोग को फाई का मान क्या रखना पड़ेगा? सबसे पहले फाई -1 कहाँ मिलेगा? cos फाई पाई में मिलेगा। किस में मिलेगा? पाई में, क्योंकि cos पाई मतलब cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। उसके बाद किस में मिलेगा? उसके बाद हमको मिलेगा 3 पाई पे, फिर हमको मिलेगा 5 पाई पे, फिर हमको मिलेगा 7 पाई पे, और इस तरह से आगे जितने भी मान आएंगे उन सभी मानों में हमको cos फाई की वैल्यू कितनी मिलेगी? -1 मिलती चली जाएगी। और जहाँ जहाँ पर दोनों किरणें, इस दोनों तरंगें इस कलांतर पर जाएंगी, वहाँ पर कौन सा व्यतकरण मिलेगा हम लोग को? विनाशी व्यतकरण देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो फाई की वैल्यू क्या होगी? पाई, 3 पाई, 5 पाई और 7 पाई। अगर हम इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इसका फॉर्मूला आ जाएगा फाई बराबर होता है 2m - 1 इंटू पाई।
ये इसका फॉर्मूला होता है कौन सा, इसका जनरल फॉर्मूला होता है 2m माइनस 1 इंटू पाई। अब अगर हम यहाँ पर m की वैल्यू देखें तो यहाँ पर जो m की वैल्यू होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होगी 1 से, 1 2 3 4 इस तरह से इसकी वैल्यू हो जाएगी m की वैल्यू। अब देखो अगर हम यहाँ पर m की वैल्यू 1 रखें तो 1 रखने पर क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, यानी कि पाई बचेगा। अगर हम यहाँ पर 2 रखें m की वैल्यू, 2 दूनी 4 में 1 कितना बचेगा 3 पाई बचेगा। अगर हम लोग यहाँ पर m की वैल्यू 3 रखें, 3 दूनी 6, 6 में 1 गया 5 से कितना बचेगा 5 पाई। अगर हम लोग यहाँ पर m की वैल्यू 4 रखें तो 4 दूनी 8 में 1 गया कितना बच जाएगा 7 पाई। यानी कि अगर हम यहाँ पर m की वैल्यू रखते चले जाए तो हमको ये ऊपर वाली वैल्यू मिलती चली जाएंगी। बात समझ में आ रही है। तो ये इसका फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, फाई बराबर 2m माइनस 1 इंटू पाई। और m की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, m की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से लेकर के अनंत तक चलती चली जाएगी। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इसके पथांतर की। किसकी बात करते हैं, पथांतर की, यानी कि पाथ डिफरेंस की बात करते हैं। अगर हम लोग इसके पथांतर की बात करें तो अभी हम लोगों ने कलांतर और पथांतर का फॉर्मूला समझ लिया। अभी हम लोगों ने कलांतर और पथांतर का फॉर्मूला समझ लिया कि पथांतर का फॉर्मूला क्या होता है, कलांतर बराबर होता है फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। फाई बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक, अब पथांतर क्या होता है डेल्टा एक्स। हमको डेल्टा एक्स वैल्यू निकालनी है तो फाई की वैल्यू कितनी होती है 2m माइनस 1 इंटू पाई। फाई का मान यहाँ पर रख दो, 2m माइनस 1 इंटू पाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा और इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स। क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स। और अगर ये डेल्टा एक्स हो गया तो फिर पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल। और यहाँ पर ध्यान देना, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन कर लूँ तो 2 जब कॉमन होगा क्या बच जाएगा m माइनस का 1/2। देखो ध्यान समझना, 2 कॉमन किया, यहाँ कितना बचा m, यहाँ कितना बचा माइनस का 1/2 और बराबर कितना बच जाएगा 2 अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। और 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। और यहाँ पर डेल्टा एक्स का मान क्या निकल के आएगा m माइनस 1/2, m माइनस 1/2 और ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा लैम्डा। तो ये डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी निकल आई m माइनस 1/2 इंटू ब्रैकेट के बाहर लैम्डा। ये क्या होता है, ये आपका होता है विनाशी व्यतकरण का पथांतर। कितना हो जाएगा m माइनस 1/2 इंटू लैम्डा। तो इतनी बात फिर समझ लो, विनाशी व्यतकरण क्या होता है, जब किसी माध्यम में 2 तरंगें चलेंगी जिनके आयाम अलग अलग होंगे लेकिन इनकी आवृत्ति क्या होगी समान होगी। उनके अध्यारोपण के पश्चात जो नई तरंग बनेगी उसका आयाम और तीव्रता जहाँ पर सबसे न्यूनतम होते हैं वहाँ पर फॉर्मूला होता है किसका, वहाँ पर कौन सा व्यतकरण होता है विनाशी व्यतकरण होता है, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। इसकी बात करें परिणामी आयाम का फॉर्मूला तो क्या आता है a1 डिफरेंस a2, ये उसका परिणामी आयाम होता है जो सबसे मिनिमम होता है। और परिणामी तीव्रता की बात करें तो वो होता है रूट i1 डिफरेंस रूट i2 का होल स्क्वायर। और इसमें कलांतर कितना होता है 2m माइनस 1 इंटू पाई। m की वैल्यू क्या होती है 1 2 3 4 ऐसे स्क्वायर m की वैल्यू चलती है। पथांतर कितना होता है m माइनस 1/2 इंटू लैम्डा। और जो m की वैल्यू आपने यहाँ पर रख रहे थे वही m की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो m का मान कितना रखोगे 1 2 3 4 इस तरह से आप m की वैल्यू रखोगे। और जब आप m की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4 रखते चले जाओगे तो आप लोग को पथांतर मिल जाएगा। पथांतर कितना मिलेगा, रखो यहाँ पर m की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1/2 यानी लैम्डा बाई 2। इसके बाद आपने रखा है यहाँ पर 2 तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 यानी 3 लैम्डा बाई 2। फिर रखो कितना आ जाएगा आप आप 3 रखो तो कितना आ जाएगा 5 लैम्डा बाई 2। इस तरह से चला जाएगा। तो पथांतर कितना आ जाएगा लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। इस तरह से इसका पथांतर आगे बढ़ता चला जाएगा। सभी को बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया विनाशी व्यतकरण संपोषी व्यतकरण। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा था लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और अपना एक कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा लगा। सभी लोग क्या करेंगे इस वीडियो को आराम से देख लेंगे, एक बार और देखेंगे, अपने घर में प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी। आप लोग इसके प्रॉपर नोट्स बना लेना, व्यतकरण की परिभाषा लिखना, संपोषी व्यतकरण की परिभाषा लिख लेना और विनाशी व्यतकरण की परिभाषा भी लिख लेना। अब हमने सब परिभाषा बोली हुई है और आप लोग ये सारी बातें इसको अच्छे से नोट कर लेना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर। तब सभी लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें और पढ़ाई करते रहें। अपना आप लोगों का ख्याल रखें। जय हिंद। और अगर आप लोग पहले बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें।
क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा ये परिवार होगा उतना ही हम लोग को खुशी होगी पढ़ाने में और हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग और ज़्यादा वीडियो बनाएं। चलिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।